दिस इज एपिसोड 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। पिछले एपिसोड में हमने सेक्शन 92 के प्रोविजोज खत्म किए थे। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, जो टॉपिक था कॉन्क्लूसिविटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में, उसमें एक्सेप्शंस क्या है वो प्रोविजोज में दिए गए हैं। तो वो प्रोविजोज अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टॉपिक करेंगे डिफेक्ट। और मतलब हालांकि हर सेक्शन को हम डिटेल में करेंगे, लेकिन वैसे बता देता हूं कि डिफेक्ट कवर होता है 93 से लेके 98 तक। ये सेक्शन सारे डिफेक्ट से रिलेटेड सेक्शन हैं। तो अगर हम डिफेक्ट की बात करें तो डिफेक्ट क्या है और कितने टाइप्स का है वो सब डिटेल में हम करते जाएंगे। अभी आप सिर्फ ये समझने की कोशिश कीजिए कि डिफेक्ट का टाइप्स क्या क्या है और डिफेक्ट का वो कहना क्या चाह रहा है बेसिकली। तो सबसे पहले आता है पेटेंट डिफेक्ट। पेटेंट डिफेक्ट का मतलब है अ डिफेक्ट विच इज विजिबल ऑन द फेस ऑफ इट। डिफेक्ट विजिबल ऑन द फेस ऑफ इट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए मैं आपके पास एक डॉक्यूमेंट लेके आता हूं, एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आता हूं। ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट मैं आपके हाथ में दे रहा हूं और आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? उस कॉन्ट्रैक्ट में उसकी टर्म्स हैं। ठीक है जी, ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी। अब उसकी जो एक टर्म है, टर्म 2, उसमें वो कह रहा है एंड दैट इज रिगार्डिंग द प्राइस, कि प्राइस कितना होगा। वो कह रहा है कि जो जमीन इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बेची जा रही है उसका प्राइस या तो होगा 20 लाख रुपए या होगा 25 लाख रुपए। Are you getting it? They are saying the price of the land will be either 20 lakh rupees or 25 lakh rupees. तो जब आप इसको पढ़ेंगे इस डॉक्यूमेंट को, तो आपके दिमाग में पहला सवाल आएगा कि ये क्या मतलब है। मतलब प्राइस तो असर्टेन किया ही नहीं। मतलब आपने लिख दिया या तो 20 लाख होगा या 25 लाख होगा कौन सा भाई? ये कैसे पता चलेगा? तो ये प्राइस असर्टेन नहीं हुआ। तो आपको एक एक चीज सोचिए, क्या आपको डॉक्यूमेंट पढ़ते ही आपको ये पता चल गया कि यार इसमें कुछ प्रॉब्लम है? मतलब आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा, जैसे ही आपने ये कंडीशन 2 पढ़ी, कंडीशन 2 पढ़ते ही आप समझ गए कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन दी सम, क्या मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम इन दी डॉक्यूमेंट और एक डिफेक्ट है। हम यही नहीं असर्टेन कर सकते कि यार ये 20 लाख में जा रहा है, 25 लाख में जा रहा है। तो इससे मैं कहना चाहता हूं डिफेक्ट विजिबल ऑन द फेस ऑफ इट। मतलब जिसके लिए आपको अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए ये एग्रीमेंट है, इसमें वही 1 2 3 4 और ये टर्म्स हैं और ये एक प्रॉपर्टी को लेके है। ठीक है, अब पहली टर्म में ये कहता है ये आदमी, मतलब जो पार्टीज हैं पहली टर्म में ये कहती हैं कि आई एम सेलिंग माई प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट रोहतक और सांपला। अब फिर वही दिक्कत आ गई, ये कह रहा है और सांपला। अब भैया ये तो क्लियर बताओ कि आप रोहतक की प्रॉपर्टी बेच रहे हो या सांपला की प्रॉपर्टी बेच रहे हो। तो इससे एक बात क्लियर हो गई है कि इसमें भी अनसर्टेनिटी है, तो ये भी डिफेक्टिव है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, उसकी टर्म्स कंडीशन सर्टन होनी चाहिए कि ये टर्म है, ये प्रॉपर्टी है, इतने पैसे में दी जा रही है। पहले केस में क्या था कि अमाउंट को लेकर अनसर्टेनिटी थी, दूसरे केस में सब्जेक्ट मैटर को लेकर अनसर्टेनिटी है। तो ये डिफेक्ट भी जैसे ही आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि यार ये तो प्रॉब्लम का डॉक्यूमेंट है। इससे एग्जैक्टली क्लियर कट पता ही नहीं चल रहा कि आप रोहतक वाली प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, सांपला वाली प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। तो ये सारी कहानी जो बिगड़ रही है वो और से बिगड़ रही है। तो इट इज अ डिफेक्टिव। और वहीं पर मैं आपको लेके आना चाहता हूं अ डिफेक्ट विजिबल ऑन द फेस ऑफ इट। एक ऐसा डिफेक्ट जो आप बिल्कुल पढ़ते ही समझ जाए। एक और एग्जाम्पल आप कीजिए। मान लीजिए ये एक आपका डॉक्यूमेंट है अगेन, ठीक है, इसमें ये टर्म्स इसमें ये डॉक्यूमेंट और ये खाली है, मतलब इसमें कुछ लिखा ही नहीं, टर्म्स में नहीं लिखा, बाद में कुछ लिखा। मतलब खाली पेपर तो कैसे हो सकता है, लेकिन इसमें जो है वो चीजें को खाली छोड़ रखा है, मतलब टर्म्स को खाली छोड़ दिया। अब टर्म्स को खाली छोड़ दिया तो आप देखते ही समझ जाएंगे भाई टर्म्स तो इसमें भरी नहीं आपने, दिस इज अ डिफेक्ट। तो इसका मतलब होता है पेटेंट डिफेक्ट, अ डिफेक्ट विच इज विजिबल ऑन दी face of it, and this will be covered by section
93। इसकी और डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि पेटेंट डिफेक्ट क्या होता है। अब दूसरी कैटेगरी आती है इसी में, दूसरी कैटेगरी इज जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, नो डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, देयर इज नो डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट एंड जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे अप्लाई हो रहा है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए आप समझ लीजिए द सेकंड कैटेगरी इज नो डिफेक्ट एंड दिस इज कवर्ड बाय सेक्शन 94। ये सेक्शन 94 से कवर होती है। और तीसरी कैटेगरी आती है इसी में, तीसरी कैटेगरी जो है वो है आपकी लेटेंट डिफेक्ट। लेटेंट डिफेक्ट का मतलब ये है अ डिफेक्ट विच इज नॉट विजिबल ऑन द फेस ऑफ इट। मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया, आप डॉक्यूमेंट पढ़ के अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसमें डिफेक्ट है या नहीं है। डिफेक्ट है या नहीं है वो तो आगे देखेंगे, लेकिन कम से कम डॉक्यूमेंट पढ़ के आपको आइडिया नहीं हो रहा। हो सकता है आपको कोई बता दे कि यार इसमें ये डिफेक्ट है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट पढ़कर उस डिफेक्ट को फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए वो कह रहा है अ डिफेक्ट विच इज नॉट विजिबल ऑन द फेस ऑफ इट। तो अब सवाल हमारा ये उठता है, ध्यान से सुनिएगा, हमने ये देख लिया कि कितने प्रकार के हमारे डिफेक्ट्स हैं डॉक्यूमेंट में। तो सवाल ये उठता है कि क्या पेटेंट डिफेक्ट में, जब किसी डॉक्यूमेंट में एक डिफेक्ट है विच इज विजिबल ऑन द फेस ऑफ इट, क्या उस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए, क्या उस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए हम ओरल एविडेंस अलाउ करेंगे? सवाल अब मुद्दा ये है, क्योंकि हम कर रहे थे कि किस केस में ओरल एविडेंस देना है, किस केस में ओरल एविडेंस अलाउड होगा। तो अब हम इस बात पे पहुंच चुके हैं कि क्या पेटेंट डिफेक्ट के केस में उस पेटेंट डिफेक्ट को क्योर करने के लिए, किसको क्योर करने के लिए, पेटेंट डिफेक्ट को क्योर करने के लिए क्या हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा वो अभी हम डिटेल में करेंगे। दूसरा अपना वो था नो डिफेक्ट, भाई जिसमें डिफेक्ट है ही नहीं, वो एग्जैक्टली अप्लाई हो रहा है। तो क्या नो डिफेक्ट के केस में ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं ये दिखाने के लिए कि नहीं साहब ये इंटेंशन नहीं थी, कुछ और इंटेंशन थी? इसको भी हम आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ओरल एविडेंस इसमें भी अलाउ नहीं होंगे। तो इसमें भी अलाउ नहीं हुए, नो डिफेक्ट में भी अलाउ नहीं हुए। अब हम आते हैं लेटेंट डिफेक्ट के मामले पे। लेटेंट डिफेक्ट में वो कह रहा है कि क्या इस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए, a defect which was not visible on the face of it, I am repeating it again, this is a difference between patent and latent. Patent में defect was visible on the face of it, but in the latent the defect is not visible on the face of it. तो अगर ऐसा कोई defect है और उसको हम क्योर करना चाहते हैं ओरल एविडेंस देकर, ओरल एविडेंस देकर क्योर करना चाहते हैं का मतलब ये है कि हम कोर्ट को बताना चाहते हैं कि जो ये डिफेक्ट इसमें रह गया था ये हमने ओरली ठीक कर लिया था, या इसकी ओरल एविडेंस से हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये डिफेक्ट हमने क्योर कर लिया है और क्योर हो सकता है, तो उसको लेटेंट डिफेक्ट कहेंगे और उसके केस में ओरल एविडेंस अलाउ होगा। अभी हम एक एक केस करेंगे एग्जाम्पल के साथ, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले करते हैं सेक्शन 93। जैसे मैंने आपको बोला सेक्शन 93 डील करता है पेटेंट डिफेक्ट से। पेटेंट डिफेक्ट क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। व्हाट इज पेटेंट डिफेक्ट? पेटेंट डिफेक्ट क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। पेटेंट डिफेक्ट का कुल मिला के मतलब है डिफेक्ट विजिबल ऑन दी फेस ऑफ इट। ठीक है, इसके अपन ने 3 एग्जाम्पल किए। पहला एग्जाम्पल जिसमें प्राइस को लेके था कि या तो 20 लाख का है और 25 लाख, ठीक है, तो इसमें अनसर्टेनिटी थी, इसका मतलब डिफेक्टिव है। दूसरा हमने एग्जांपल किया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूं, कौन सी वाली प्रॉपर्टी दे रहा हूं, या तो रोहतक वाली या सापला वाली, इसमें भी और का कॉन्सेप्ट आ गया, तो यहां पर भी डिफेक्ट है। और तीसरा हमने किया जिसमें उन्होंने डीड में ब्लैंक छोड़ रखा था, मतलब पूरी डीड ब्लैंक नहीं थी लेकिन बीच में मतलब एक टर्म लिख दी फिर दूसरी टर्म छोड़ दी, ये ब्लैंक है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इन 3 केस में 3 एग्जाम्पल जो हमने किए थे उसमें हमें एक पता चल गया था कि पेटेंट डिफेक्ट का मतलब क्या है। पेटेंट डिफेक्ट विच इज डिफेक्ट विजिबल ऑन द फेस ऑफ इट। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझने की जरूरत है और ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर डिफेक्ट पेटेंट डिफेक्ट है तो इस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए ओरल एविडेंस अलाउड नहीं होंगे।
दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर, ओरल एविडेंस अलाउड नहीं होगा। ठीक है जी, ये क्लियर होने के बाद हम चलते हैं सेक्शन 94 पे, जो बात करता है नो डिफेक्ट का केस को लेके। नो डिफेक्ट का मतलब ये है कि इसमें दो चीजों का हमने ध्यान रखना है। पहली चीज, डिफेक्ट नहीं है, वो तो नो डिफेक्ट से ही समझ में आ रहा है कि डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि जो डॉक्यूमेंट में बातें लिखी गई हैं, जो टर्म्स लिखी गई हैं, वो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर एक्यूरेटली अप्लाई हो रही हैं। एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर एक्यूरेटली अप्लाई हो रही हैं। इसका क्या मतलब, आई विल गिव यू एन एग्जांपल और फिर हम चलेंगे कि क्या नो डिफेक्ट के केस में ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते। अब हम इसको समझते हैं। देखिए, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और ए कहता है कि भैया मैं अपना सापला वाला जो मेरा एग्रीकल्चर लैंड है, सापला इज अ प्लेस इन हरियाणा। इफ यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर एंड यू नॉट फ्रॉम हरियाणा, तो सापला इज अ प्लेस फ्रॉम हरियाणा। तो सापला का एक प्लॉट है और वो है मेरा 100 गज का प्लॉट मान लीजिए, ठीक है। और मैं डॉक्यूमेंट में कहता हूं कि भाई मैं ए कह रहा है बी को कि मैं सापला वाला जो मेरा 100 गज का प्लॉट है वो मैं बी को दे रहा हूं, इतने प्राइस में दे रहा हूं, प्राइस भी असर्टेंड है, सारी टर्म्स असर्टेंड है। अब आप सोच के देखिए, क्या इसमें कोई डिफेक्ट है? इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इट इज ऑल क्लियर। भाई पॉइंट 1 में उसने कह दिया कि मैं सापला वाला प्लॉट दे रहा हूं विच इज 100 गज का, ठीक है। दूसरा उसने टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी। अब देखिए, पहली मैंने कहा था 2 रिक्वायरमेंट नो डिफेक्ट के केस में जो सेक्शन 94 में आता है। पहला क्या था कि डिफेक्ट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट पढ़ के आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है क्या? भाई मान लीजिए प्रॉब्लम है भी, तो कम से कम आपको डॉक्यूमेंट पढ़ के तो नजर नहीं आ रही ना। मान लीजिए एक सेकंड के लिए, वैसे इसमें डिफेक्ट नहीं है, लेकिन एक सेकंड के लिए आप मान के देखिए कि ये डॉक्यूमेंट है, आपको ए ने पढ़ने के लिए दिया, ए आपके दोस्त हैं, ए ने आपको ये डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए दे दिया। अब ए कह रहा है कि यार इसको पढ़ के बता। आपने पढ़ा, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने पढ़ी, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि यार कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज अ परफेक्ट डॉक्यूमेंट। अब ऑन द फेस ऑफ इट नहीं समझ में आया, तो कम से कम ये पेटेंट डिफेक्ट तो है नहीं, होगा तो लेटेंट हो सकता है। वो भी कब होगा? जब ए आपको बताए कि भाई इसमें ना ये दिक्कत है, यहां पर प्रॉब्लम हो गई है। वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लेटेंट डिफेक्ट में समझेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि नो डिफेक्ट और पेटेंट डिफेक्ट का क्या डिफरेंस है। पेटेंट डिफेक्ट में साफ क्लियर पढ़ते ही आपको पता चल गया, नो डिफेक्ट में डिफेक्ट है ही नहीं, देयर इज नो डिफेक्ट। जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा बोलेंगे इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, भाई ये बिल्कुल ठीक है। पहली कंडीशन है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिफेक्ट, ये कंडीशन पूरी। और दूसरी कंडीशन है कि भाई जो टर्म्स हैं एग्रीमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट की, जो भी आपका रिटन डॉक्यूमेंट है, वो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पर एक्यूरेटली अप्लाई हो रहा है। अब मैं बताता हूं एक्यूरेटली अप्लाई होने का मतलब क्या है। ए का सापला में 1000 गज का प्लॉट है, दिस इज अ फैक्ट, एग्जिस्टिंग फैक्ट है, ये है। और टर्म्स में क्या लिखा है? टर्म्स में लिखा है कि भाई मैं अपना 100 गज का प्लॉट जो कि सापला में है वो दे रहा हूं। टर्म्स में लिखा है कि 100 गज का प्लॉट सापला वाला मैं दे रहा हूं। और क्या वो एग्जिस्टिंग फैक्ट पे अप्लाई होता है? एग्जिस्टिंग फैक्ट क्या है कि हाँ उसका एक प्लॉट है, सापला में है और 100 गज का है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जो वो डॉक्यूमेंट में कह रहा है वो एग्जिस्टिंग फैक्ट पर भी अप्लाई हो रहा है। एग्जिस्टिंग फैक्ट पर अप्लाई नहीं होता उसका क्या मतलब है? मान लीजिए उसने कह दिया कि मैं 100 गज का प्लॉट जो कि सापला में है वो मैं दे रहा हूं, लेकिन असलियत में सापला में उसका कोई प्लॉट ही नहीं है, असलियत में सापला पे उसका कोई प्लॉट ही नहीं है। तो वहां पर क्या होता है कि एग्जिस्टिंग फैक्ट पे वो अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन अगर प्लॉट है, देखिए 2 चीज है, पहली बात तो प्लॉट है सापला में, और दूसरी बात 100 गज का है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर कि 100 गज का ही है। तो यहां पर क्या हुआ
कि नो डिफेक्ट का केस है। पहली बात तो ऑन द फेस ऑफ इट कोई डिफेक्ट नहीं है, और दूसरी बात टर्म्स पर, जो टर्म्स हैं वो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पर अप्लाई हो रही है, एक्यूरेटली अप्लाई हो रही है। मान लीजिए ये 110 गज का होता तो एक्यूरेटली नहीं होता ना। एक्यूरेटली इसकी एग्जैक्टली जो डॉक्यूमेंट में लिखा है, एग्जैक्टली जो डॉक्यूमेंट में लिखा है, और वही चीज एग्जिस्टिंग भी है। तो यहां पर क्या हो गया कि नो डिफेक्ट। अब हमें समझना है कि नो डिफेक्ट के केस में, अब मान लीजिए कल को बी जाके कोर्ट में कहे, इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई 100 गज का जो मेरा सापला का प्लॉट है मैं तेरे को दे रहा हूं, इतने प्राइस में दे रहा हूं। अब कल को बी जाके कहे कि नहीं साहब ये 100 गज का डील नहीं हुई थी, ये डील हुई थी 150 गज की, तो क्या इसको लेके ओरल एविडेंस अलाउ होंगे? भाई डॉक्यूमेंट में तो नहीं लिखा, डॉक्यूमेंट में तो 100 गज लिखा है, लेकिन बी ये कहे कि नहीं नहीं साहब डॉक्यूमेंट में नहीं, ओरली बात हो गई थी और ये सब हो गया था, हमारा ओरल एग्रीमेंट हो गया था, तो क्या कोर्ट अलाउ करेगा? आंसर इज कोर्ट विल नॉट अलाउ ओरल एविडेंस। क्यों? क्योंकि पहली बात तो कोई डिफेक्ट ही नहीं है डॉक्यूमेंट में। भाई जब डॉक्यूमेंट ही अपने आप में सफिशिएंट है तो मैं ओरल एविडेंस को क्यों अलाउ करूं? दूसरी बात, चलो मान लिया कर भी लें, क्योंकि अभी हमने 91, 92 देखा तो उसमें बोला था कि ओरल एविडेंस कुछ केसेस में अलाउ है, लेकिन भाई जो तुम कॉन्ट्रैक्ट में कह के चल रहे हो वही एग्जिस्टिंग फैक्ट है। मतलब मैं ये कैसे मान लूं कि ए की इंटेंशन कुछ और रही होगी? भाई ए की इंटेंशन है 100 गज का प्लॉट देना, ए की इंटेंशन है कि 100 गज का प्लॉट में दे दो। अब उसने लिखा भी 100 गज है कॉन्ट्रैक्ट में, उसने लिखा भी 100 गज है और उसका प्लॉट भी 100 गज का है। सापला में उसका कोई 150 गज का प्लॉट है ही। जब सापला में उसका कोई 150 गज का प्लॉट नहीं है, प्लॉट भी 100 गज का है, उसने लिखा भी 100 गज है, तो भाई ये मैं कैसे मान सकता हूं कि उसकी इंटेंशन 150 गज देने की थी? तो ऐसे केसेस में जहां पर कोई डिफेक्ट नहीं है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि जहां पर देयर इज नो डिफेक्ट, फर्स्ट थिंग, पहली बात तो डिफेक्ट ही नहीं है, और दूसरी बात एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे टर्म्स एक्यूरेटली अप्लाई हो रही हैं, उस केस में कोर्ट ओरल एविडेंस अलाउ नहीं करेगा। किस चीज की ओरल एविडेंस? कि नहीं साहब कुछ देयर वाज अ डिफरेंट इंटेंशन, मतलब जो इंटेंशन डॉक्यूमेंट में दिखाई गई है, डॉक्यूमेंट में क्या इंटेंशन दिखाई गई है? 100 गज का प्लॉट देने की। डिफरेंट इंटेंशन क्या हो सकती है? 150 गज का प्लॉट देने की। तो ये एविडेंस हम अलाउ नहीं करेंगे। जो डॉक्यूमेंट में इंटेंशन दिख रही है हमें, वही हम फाइनल मान के चलेंगे। डॉक्यूमेंट में क्या इंटेंशन दिख रही है कि प्लॉट जो था वो 100 गज का था और वो 150 का नहीं था, तो 150 का जो आप ओरल एविडेंस देने की कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे, कोर्ट विल नॉट अलाउ। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन सो दैट आपको अच्छे से अभी याद हो जाए साथ के साथ कि भैया दो कंडीशन तो पूरी करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन क्या है कि डॉक्यूमेंट में कोई डिफेक्ट नहीं है, और दूसरी वो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे एक्यूरेटली अप्लाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अप्लाई कर रहा है, एक्यूरेटली अप्लाई कर रहा है। जैसे मैंने क्या कहा कि यहां पर मान लो प्लॉट होता है 110 गज का और यहां पे लिखा है 100 गज, तो एक्यूरेटली अप्लाई नहीं कर रहा ना, तो फिर भी ओरल एविडेंसेस अलाउ हो सकते हैं। लेकिन जब है ही 100 गज का, एक्यूरेटली अप्लाई कर रहा है, तो इसमें ओरल एविडेंस कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। चलिए अब चलते हैं सेक्शन, इसका आप इलस्ट्रेशन भी देख लीजिएगा। जो मैंने सापला का इलस्ट्रेशन दिया है वही इलस्ट्रेशन सेक्शन 94 में भी दिया गया, तो आप साथ के साथ इसका बेयर एक्ट खोलिए और एक बार इसका इलस्ट्रेशन पढ़िए। मतलब इनफेक्ट आप यू पॉज द वीडियो, यू गो टू द बेयर एक्ट एंड रीड द इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 94। और वैसे तो मैंने समझा दिया है, मतलब जो सेक्शन 94 का जो इलस्ट्रेशन था वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, इससे अलग उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार सेक्शन 94 का इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब हम चलते हैं लेटेंट डिफेक्ट पर। चलिए, लेटेंट डिफेक्ट के बारे में हम बता चुके हैं। अ डिफेक्ट विच इज नॉट विजिबल ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब कम से कम आप पढ़ के उसको नहीं बता सकते कि उसमें डिफेक्ट है या नहीं है। नॉट विजिबल ऑन द फेस ऑफ इट, तो इसको हम चार कैटेगरीज, मतलब चार टाइप्स में हम इसको वो कर सकते हैं। लेटेंट के चार टाइप्स दिए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। सबसे पहला है सेक्शन 95, देन सेक्शन 96, 97,
और 98। बारी बारी इन सेक्शंस को करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि सेक्शन 95 क्या कहता है। सेक्शन 95 ये कहता है that there is no defect ambiguity on the face of it, पहली बात जो मैं कह रहा हूं, but the document is not applying to the existing facts। लेकिन डॉक्यूमेंट क्या है, एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं, एक सेकेंड आप रुकिए। इलस्ट्रेशन जी, चलिए। तो सेक्शन 95 हम कर रहे थे। सेक्शन 95 की पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि देयर शैल बी अ डिफेक्ट, देयर शैल नॉट बी अ डिफेक्ट ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो टर्म्स हैं वो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे अप्लाई नहीं हो रही हैं। हमने सेक्शन 94 किया, सॉरी, जिसमें नो डिफेक्ट का मामला था। I think I have moved out of the screen. Okay, sorry. हाँ। तो जब हमने सेक्शन 94 किया, सेक्शन 94 में हम कह रहे थे नो डिफेक्ट, डिफेक्ट है ही नहीं। यहां पे हम कह रहे हैं डिफेक्ट नॉट विजिबल ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है। डिफेक्ट तो है लेकिन फेस ऑफ इट पे विजिबल नहीं है, और इसमें क्या था, नो डिफेक्ट। आप कह रहे हैं कि डिफेक्ट क्या है भाई, आप ये कह रहे हो, सपोज आप ये कह के चल रहे हो कि भैया डिफेक्ट तो है लेकिन डिफेक्ट ऑन द फेस ऑफ इट नहीं है, मतलब विजिबल नहीं है। तो फिर डिफेक्ट क्या है, व्हाट इज द डिफेक्ट? डिफेक्ट ये है कि जो टर्म्स हैं वो एग्जिस्टिंग फैक्ट पर अप्लाई नहीं हो रही है। मतलब यहां पर कहा गया है, जो चीज यहां पर कही गई है वो चीज एग्जिस्टिंग फैक्ट पर अप्लाई नहीं हो रही है। एक मैं आपको इलस्ट्रेशन दूंगा तो उससे बिल्कुल चीज क्लियर हो जाएगी। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, एक सेकंड भैया। जी, इलस्ट्रेशन ये कहता है कि मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, और ए कहता है कि भैया जो मेरा घर सांपला में है वो घर मैं बी को दे रहा हूं। लेकिन दिक्कत है कि ए का सांपला में कोई घर ही नहीं है, ए का घर है रोहतक में। लेकिन जब ये ट्रांजैक्शन हुआ तो रोहतक वाले उसका पोसेशन दे दिया गया। जब ये एग्रीमेंट हुआ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पेमेंट के बाद रोहतक वाला जो घर था उसका आपने पोसेशन उसको बी को दे दिया। अब ये प्रूव करने के लिए कि भैया ए की जो इंटेंशन थी वो रोहतक का घर देने की ही थी, उसके लिए ओरल एविडेंस अलाउ किए जा सकते हैं। मैं दोबारा से आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा से सारा बता रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। हमने शुरू किया 94 से। 94 में तो ये हो गया कि भैया देयर इज नो डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट है ही नहीं, और साथ में टर्म्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग फैक्ट पर अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ गए 95। 95 से कहानी शुरू हो जाती है लेटेंट डिफेक्ट की। लेटेंट डिफेक्ट का क्या मतलब है? लेटेंट डिफेक्ट का मतलब है a defect not visible on the face of it, ठीक है। तो जब सेक्शन 95 में लेटेंट डिफेक्ट की कहानी शुरू हो रही है तो ये बात तो पक्का है कि डिफेक्ट है, देयर इज अ डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है, बट वो विजिबल नहीं है। डिफेक्ट तो है लेकिन विजिबल नहीं है। जब आपको किसी ने डॉक्यूमेंट दिया, आपने पढ़ा, आप कहेंगे यार इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आपको ये बताया जाए कि इसमें डिफेक्ट क्या है तो आपको डिफेक्ट समझ में आ जाएगा। इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाए, अगर उसको पढ़ते ही आपको डिफेक्ट समझ में आ गया तो वो तो पेटेंट डिफेक्ट हो गया। जो डॉक्यूमेंट पढ़ते ही, मतलब आपको कुछ भी किसी ने नहीं बताया, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट मिला है, जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा आपको क्लियर कट समझ में आ गया कि भैया इसमें ये डिफेक्ट है। लेटेंट डिफेक्ट का क्या सीन है कि आपको डॉक्यूमेंट दिया गया, आपने डॉक्यूमेंट को पढ़ा,
लेकिन पढ़ के आपको डिफेक्ट क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन कोई पार्टी आपको बता दे कि साहब इसमें ये डिफेक्ट है, तो आप कहेंगे हाँ हाँ यार ये तो डिफेक्ट है। तो वो कौन कौन से डिफेक्ट है वो हम लेटेंट डिफेक्ट में कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहले सेक्शन 95 आता है। तो 95 का क्या डिफेक्ट है वो मैं आपको बता रहा था, दोबारा से मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। तो पहली चीज तो डिफेक्ट है लेकिन नॉट विजिबल ऑन द फेस ऑफ इट है। अब डिफेक्ट क्या है, व्हाट इज द डिफेक्ट इन दिस केस? डिफेक्ट इज साहब कि जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं वो एग्जिस्टिंग फैक्ट पर अप्लाई नहीं हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं वो एग्जिस्टिंग फैक्ट पर अप्लाई नहीं हो रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया और जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है उनमें देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी, उनमें देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, अब जो मैं एग्जांपल आपको पहले बता रहा था उसको दोबारा से रिपीट करता हूं, अब आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये एक आपका कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में, इसकी टर्म्स हैं। तो इसमें यह लिखा गया साफ साफ ए अपना एक प्लॉट ऑफ लैंड बी को दे रहा है। ठीक है, टर्म्स में लिखा गया कि भैया घर मान लीजिए, प्लॉट ऑफ लैंड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, टर्म्स में लिखा गया कि जो सांपला वाला मेरा घर है वो मैं बी को दे रहा हूं, ये टर्म्स में लिखा गया है। लेकिन समस्या क्या कहां होती है? समस्या होती है कि भाई सांपला में ए का कोई घर ही नहीं है, सांपला में ए का कोई भी घर नहीं है। तो ए का घर कहां है? ए का घर है रोहतक में, ए का घर है रोहतक में। और जिस समय इनका ट्रांजैक्शन हुआ, जब बी ने इसको पैसे दिए, तो जो रोहतक वाला घर था उसका पोसेशन बी को मिल गया। अब जब इस केस में इशू होता है तो बी ये प्रूव करना चाहे कि साहब ए की इंटेंशन सांपला वाला घर देने की नहीं थी। बेशक कॉन्ट्रैक्ट में सांपला लिखा है, लेकिन ए की इंटेंशन रोहतक वाला घर देने की थी और उसने दे दिया, तो कोई इशू ही नहीं है। तो इसके लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं, इसके लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे दोबारा से इसको मैं इसी बात पे लेके आता हूं। मान लीजिए डॉक्यूमेंट बना और यहां पर डॉक्यूमेंट वाले ने गलती से सांपला लिख दिया। ठीक है, अब जब सांपला लिख दिया तो जब ये बात पढ़ी दोनों पार्टी ने कि यार इसमें तो सांपला लिख दिया, तो ए कहता है कि कोई बात नहीं यार, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहने दो, आप मुझे पेमेंट करो, मैं आपको रोहतक, सांपला में मेरा प्लॉट है ही नहीं, मेरा घर है ही नहीं, तो मैं क्या आपको दूंगा, आप मुझे पेमेंट कर दो, मैं रोहतक वाला जो मेरा घर है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं उस पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं हो रही है। दिस इज व्हाट इज लेटेंट इफेक्ट ऑफ सेक्शन 95। इस केस में ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं ये प्रूव करने के लिए कि जो इंटेंशन दिख रही है कॉन्ट्रैक्ट से, उससे अलग इंटेंशन थी। कॉन्ट्रैक्ट से इंटेंशन क्या दिख रही है? कॉन्ट्रैक्ट से इंटेंशन दिख रही है कि सांपला वाला घर दे रहा हूं, लेकिन असलियत में क्या इंटेंशन थी? रोहतक वाला घर दे रहा हूं। वो तो गलती से चढ़ा था ना, दिस वॉज अ मिस्टेक। अल्टीमेटली ही वांटेड टू गिव रोहतक, वी ऑल्सो वांटेड टू बाय रोहतक, बिकॉज यहां पे तो घर ही नहीं है, इसकी तो डील ही नहीं हुई कुछ। तो इंटेंशन अलग थी, जो आपको टर्म से दिख रही है वो इंटेंशन नहीं थी, कुछ और इंटेंशन थी। उस और इंटेंशन को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। आई एम रिपीटिंग इट फॉर द लास्ट टाइम सो दैट थिंग्स लिटरली गेट क्लियर फॉर यू। थिंग इज कि डॉक्यूमेंट के ऑन द फेस ऑफ इट देयर इज नो डिफेक्ट, फॉर्मल डिफेक्ट का देयर इज फॉर्मल कोई भी आपको इसमें डिफेक्ट नहीं दिख रहा ऑन द फेस ऑफ इट, तो इट इज अ लेटेंट डिफेक्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेटेंट डिफेक्ट है तो आप बोलेंगे भैया कागज से तो पता नहीं चल रहा, तो लेटेंट डिफेक्ट क्या है? अब आते हैं डिफेक्ट पे। डिफेक्ट ये है साहब कि जो टर्म कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है और जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है वो इनकंसिस्टेंट है, उसको वो मेल नहीं खा रहे। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि सांपला वाला घर दे रहा हूं, लेकिन एग्जिस्टिंग फैक्ट ये कि सांपला में घर है ही नहीं, ए का घर है रोहतक में। देयर इज नो हाउस ऑफ ए इन सांपला, हिज हाउस इज इन रोहतक, जबकि टर्म्स में लिखा है कि सांपला वाला घर दे रहा हूं। तो अब इशू हो गया ना। तो अगर अब ये प्रूव करने की बारी आती है, बी ये प्रूव करना चाहे कि साहब बेशक टर्म्स में सांपला का घर लिखा है, लेकिन ए की जो इंटेंशन थी वो रोहतक वाला घर देने की थी, तो इसके लिए ओरल एविडेंस अलाउ किए जा सकते हैं। ये सिंपल सी बात 95 में कही गई है। अब हम चलते हैं 96 पे।
सेक्शन 96 क्या कहता है भैया? सेक्शन 96 ये कहता है कि अगेन बिकॉज हम लेटेंट डिफेक्ट कर रहे हैं, तो ऑन द फेस ऑफ इट देयर इज नो डिफेक्ट, नो डिफेक्ट ऑन द फेस ऑफ इट, देयर इज नो डिफेक्ट, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट देयर इज नो डिफेक्ट। बट आप बोल रहे हो कि डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट ये है भैया कि ओरल एविडेंस, सॉरी, डिफेक्ट ये है कि जो उसके एक सेकेंड यार, जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो टर्म्स हैं दैट इज अप्लाइंग टू मोर देन वन पर्सन और थिंग। दैट इज अप्लाइंग टू मोर देन वन पर्सन और थिंग। इसका इलस्ट्रेशन दूंगा, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। एक सेकेंड रुकिएगा यार, इलस्ट्रेशन बताता हूं। पहला इलस्ट्रेशन समझिए कि मान लीजिए ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि ए बी को अपना एक व्हाइट हॉर्स दे रहा है, सफेद घोड़ा ए बी को दे रहा है। लेकिन असलियत में जब हम इस टर्म को एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे अप्लाई करेंगे तो हमें पता चला कि भैया ए के पास तो दो व्हाइट हॉर्स हैं, तो कौन से व्हाइट हॉर्स की बात कर रहे हैं? गेटिंग द पॉइंट? मैंने आपको ये कहा अ डिफेक्ट विच इज नॉट विजिबल ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट आपको पता ही नहीं चलेगा कि देयर इज अ डिफेक्ट। बट प्रॉब्लम वहां पर आती है कि जो टर्म्स हैं, जो डॉक्यूमेंट है, दैट अप्लाइज टू मोर देन वन पर्सन और थिंग। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। ए ने बी को कहा कि आई विल गिव यू माई व्हाइट हॉर्स, लेकिन ए के पास दो व्हाइट हॉर्स है। अब कौन सा व्हाइट हॉर्स है? तो ये प्रूव करने के लिए कौन सा व्हाइट हॉर्स ए देना चाहता था, उसके लिए ओरल एविडेंस अलाउड होंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए ओरल एविडेंस दे रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? अगर ये पॉइंट मैं शुरुआत में नहीं बता पाया था तो मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं कि ये जो फंडा है सारा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या डिफेक्ट को रिमूव किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो जैसे हमने पेटेंट डिफेक्ट किया था, उसमें तो हमने क्लियरली बोल दिया था कि डिफेक्ट को रिमूव नहीं किया जा सकता। डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए ओरल एविडेंस नहीं दिए जा सकते। नो डिफेक्ट के केस में डिफेक्ट ही नहीं है, तो भैया ओरल एविडेंस किस बात के? जो हमने नो डिफेक्ट का केस किया था सेक्शन 94 में, तो उसमें जब कोई डिफेक्ट ही नहीं है तो फिर ओरल एविडेंस किस बात के? तो ओरल एविडेंस वर नॉट अलाउड। अब हम पेटेंट डिफेक्ट कर रहे हैं, और पेटेंट डिफेक्ट में हम बात कर रहे हैं, सॉरी, लेटेंट डिफेक्ट कर रहे हैं, और लेटेंट डिफेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि अगर डिफेक्ट है तो क्या उसको रिमूव करने के लिए हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं। तो उसमें जब हम 96 पे पहुंचते हैं तो 96 ये कहता है कि डिफेक्ट इस तरीके का है कि जो डॉक्यूमेंट है वो मोर देन वन पर्सन और थिंग पे अप्लाई होता है। तो क्या हम ये बताने के लिए कि साहब कौन सा वो पर्सन था, कौन सी वो थिंग थी, क्या हम ओरल एविडेंस अलाउ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इस केस में दो घोड़े हैं ए के पास, दोनों व्हाइट कलर के हैं, तो कौन सा घोड़ा ए बी को देना चाह रहा है, कौन सी घोड़े देने की उसकी इंटेंशन थी इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, वो प्रूव करने के लिए हम ओरल एविडेंस अलाउ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम डिफेक्ट को रिमूव कर रहे हैं। डिफेक्ट क्या है? अनसर्टेनिटी, विच हॉर्स। तो इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम ओरल एविडेंस लेके आए हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, एंड दिस इज सेक्शन 96। अब चलते हैं सेक्शन 97 पे। सेक्शन 97 पे चलने से पहले सेक्शन 96 का एक इलस्ट्रेशन और कर लेते हैं। मान लीजिए ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए के पास 100 गज के दो प्लॉट हैं। कहां सिचुएटेड है? बहादुरगढ़। अब बहादुरगढ़ के साथ प्रॉब्लम यह है कि बहादुरगढ़ हरियाणा में भी है
और बहादुरगढ़ पंजाब में भी है। तो एक प्लॉट तो ए का हरियाणा में है और एक प्लॉट पंजाब वाले बहादुरगढ़ में है, मतलब दो बहादुरगढ़ हैं और एक हरियाणा वाला बहादुरगढ़ और एक पंजाब वाला बहादुरगढ़। तो 100 गज का एक प्लॉट, 100 गज का एक प्लॉट हरियाणा में भी है और 100 गज का एक प्लॉट पंजाब में भी है ए का, और वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में लिखता है कि मैं बहादुरगढ़ वाला 100 गज का प्लॉट आपको दे रहा हूं। अब दिक्कत होगी ना कि वो हरियाणा वाला दे रहा था या वो पंजाब वाला दे रहा था, तो ये डिफेक्ट है। अब इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं, ये आपको सेक्शन 96 बोल रहा है। अब दोबारा से आई नो आई एम बीइंग रिपीटेटिव, लेकिन रिपीटेटिव में इसलिए हो रहा हूं ताकि आपको फंडा क्लियर हो जाए और इनफेक्ट याद भी हो जाए। मैंने कहा जब हम लेटेंट डिफेक्ट को समझ रहे थे कि लेटेंट डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जो ऑन द फेस ऑफ इट विजिबल नहीं है। अब ये मान लीजिए यही कॉन्ट्रैक्ट है, इसी कॉन्ट्रैक्ट का आप उदाहरण दीजिए। इस कॉन्ट्रैक्ट में ए आपके पास आता है, आप मान लीजिए सी है, ए आपके पास आया और उसने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिखाया, आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी। टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है, सॉरी आपके पास बी आया है, माफ कीजिए बी आया, ए नहीं आया बी आया है, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि भाई ए बी को 100 गज का प्लॉट दे रहा है जो कि बहादुरगढ़ में है, इतने प्राइस में दे रहा है, तब तक पेमेंट करनी है, ये ट्रांजैक्शन है। मतलब सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपने पढ़ ली। अब टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के आपको कोई भी दिक्कत इसमें नजर नहीं आई, क्योंकि सब कुछ क्लियर है कि मैं बहादुरगढ़ का प्लॉट दे रहा हूं, 100 गज का दे रहा हूं और क्या कहते हैं इतने पैसे में दे रहा हूं, सब कुछ क्लियर है। तो आप बी को बोलते हो भाई क्लियर, तो इसमें दिक्कत कहां है? तो बी आपको बताता है कि भाई दिक्कत ये है, डॉक्यूमेंट से आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन असलियत फैक्ट ये है कि ए के 2 प्लॉट है और दोनों बहादुरगढ़ में, एक बहादुरगढ़ हरियाणा का और एक बहादुरगढ़ पंजाब का। एंड दिस इज नॉट मतलब मैं स्टोरी नहीं बना रहा हूं, सीरियसली देयर इज अ बहादुरगढ़ इन पंजाब आल्सो। तो अब ऐसी स्थिति में तब आपको पता चला ना, मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट देखने से आपको पता नहीं चल रहा कि प्रॉब्लम क्या थी, डॉक्यूमेंट पढ़ने से आपको लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो डिफेक्ट ऑन द फेस ऑफ इट। लेकिन जब बी आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि डूड द प्रॉब्लम इज कि इसके 2 प्लॉट हैं, दोनों बहादुरगढ़ में है, एक बहादुरगढ़ पंजाब का एक बहादुरगढ़ हरियाणा का, मुझे कैसे, मतलब ये मैं कोर्ट को प्रूव करना चाहता हूं कि मैंने तो साहब हरियाणा वाला प्लॉट लिया था। अच्छा ये भी एक बात है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। मतलब प्रॉब्लम कहां पर आएगी? प्रॉब्लम ये आ गई, मान लीजिए ए, अब मैं इसको दूसरे एग्जांपल से, मतलब इसी एग्जांपल थोड़ा और इलेबोरेट करता हूं। ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भैया मैं बहादुरगढ़ वाला 100 गज का प्लॉट दे रहा हूं, ठीक है। अब जो हरियाणा वाला जो बहादुरगढ़ है और पंजाब वाला जो बहादुरगढ़ है, डील हुई है मान लीजिए 10 लाख में, ठीक है। जो असली डील हुई थी वही थी हरियाणा वाले बहादुरगढ़ को लेके, जो असली डील हुई थी हरियाणा वाले बहादुरगढ़ को लेके हुई थी। लेकिन पोसेशन लेने से पहले क्या हुआ कि शुरुआत में मान लीजिए दोनों के 10 लाख रुपए रेट है, इसका भी 10 लाख है और इसका भी 10 लाख है फॉर एग्जाम्पल। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही इसने डॉक्यूमेंट देखा, बी ने देखा कि यार बहादुरगढ़ लिखा है तो कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो यार ये तो दिक्कत हो जाएगी, आपके तो साहब दोनों जगह प्लॉट है। तो ए सी के मतलब डी के सामने कहता है कि भाई मैं जो ये बेशक कागजों में गलत चढ़ गया, मतलब कागजों में पूरी जानकारी नहीं चढ़ी, लेकिन जो मैं प्लॉट देना चाह रहा हूं वो हरियाणा वाला देना चाह रहा हूं, हरियाणा वाले की अपनी डील हुई है। कहता हाँ हरियाणा वाले की हुई है, तो डी के सामने ए ने मान लिया, मतलब इनका एक ओरल एग्रीमेंट हो गया क्लेरिफाई करने के लिए कि ये जो बहादुरगढ़ लिखा है ये हरियाणा वाला बहादुरगढ़ है। लेकिन हुआ क्या, दोनों 10 लाख के प्लॉट थे। अब कुछ ऐसा इकोनॉमी में कुछ घटित हुआ कि ये जो प्लॉट था ये 20 लाख का हो गया। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन ये 10 लाख का है, लेकिन पेमेंट से पहले या पोसेशन से पहले मान लीजिए 20 लाख का हो गया और इसकी कीमत घट के 8 लाख हो गई। तो भाई ए को समझ में आया कि यार ये तो दिक्कत हो गई, मुझे तो यहां पे 10 लाख का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब तो 20 लाख का हो गया। अगर मैं ये प्लॉट बी को ना बेच के किसी और ई को बेचूं तो मुझे 20 लाख रुपए मिलेंगे।
तो ए ने क्या कहा कि भाई मैंने तो तेरे से एग्रीमेंट किया था 8 लाख रुपए, मतलब मैंने तो तेरे से एग्रीमेंट किया था पंजाब वाले प्लॉट का। तो बी कहता है कि यार ये तो गलत है, मतलब तुम तो मेरे साथ गलत कर रहे हो। तो ये कहता है गलत क्या कर रहा हूं, तुम डॉक्यूमेंट देख लो, डॉक्यूमेंट में मैंने क्या लिखा है, मैंने बहादुरगढ़ लिखा है ना। तो जब बी कोर्ट में जाएगा इस बात को लेके कि साहब मेरे को मेरा बहादुरगढ़ वाला हरियाणा वाला प्लॉट दिलवाइए, तो ए आके क्या जवाब देगा, ए आके बोलेगा साहब देख लो मैंने तो बहादुरगढ़ लिखा था सिर्फ, और मेरी जो इंटेंशन थी वो बहादुरगढ़ हरियाणा वाले की थी, सॉरी पंजाब वाले की थी, हरियाणा वाले की नहीं थी। अब बी कोर्ट को कहता है कि साहब मैं एक ओरल एविडेंस डी लेके आना चाहता हूं जो कोर्ट में ये प्रूव करेगा कि ये डिफेक्ट आने के बाद ए और बी के बीच जब मेरी और ए की बातचीत हुई तो ए ने डी के सामने ये माना कि भाई ये प्लॉट हरियाणा वाला है, पंजाब वाला नहीं है। बेशक मेरे दोनों जगह प्लॉट हैं, डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक चीज चढ़ी है, लेकिन मैं हरियाणा वाला प्लॉट के लिए डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट किया, मैंने पंजाब वाले के लिए नहीं किया। तो इस केस में जो डी की गवाही है, ओरल एविडेंस है, वो कोर्ट अलाउ कर देगा। दिस इज व्हाट सेक्शन 96 इज। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 97 पे, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। 95 क्या कह रहा था, 95 सिर्फ ये कह रहा था कि एग्जिस्टिंग फैक्ट पे वो अप्लाई नहीं हो रहा है, एग्जिस्टिंग फैक्ट पे वो अप्लाई नहीं हो रहा है, वो डिफेक्ट था। तो उसको रिमूव करने के लिए ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं, ठीक है जी। 96 क्या था, एग्जिस्टिंग फैक्ट पे अप्लाई तो हो रहा है लेकिन मोर देन वन पर्सन या थिंग पर अप्लाई हो रहा है। तो कौन सी पर अप्लाई हो रहा है वो क्लियर करने के लिए ओरल एविडेंस अलाउड हो सकते हैं। अब आते हैं हम 97 पे। 97 ये कहता है कि ऑन द फेस ऑफ इट देयर इज नो डिफेक्ट, अगेन वही लैटेंट डिफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, लेकिन जो लैंग्वेज यूज्ड है वो इस तरीके की है कि वो वन सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट पे तो अप्लाई कर रही है। एक सेकंड रुकिए भैया, नहीं मैं सॉरी, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, हाँ मतलब आई वॉज स्लाइटली इन द रॉन्ग डायरेक्शन, मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, इसका फंडा ये है कि जो लैंग्वेज है कॉन्ट्रैक्ट की वो पार्टली तो अप्लाई कर रही है, पार्टली इसमें पार्टली अप्लाई कर रही है एक एग्जिस्टिंग फैक्ट पे और पार्टली अप्लाई कर रही है दूसरे एग्जिस्टिंग फैक्ट पे, लेकिन कंप्लीटली ये किसी पर अप्लाई नहीं कर रही है, कंप्लीटली ये किसी पर अप्लाई नहीं कर रहा है। इसमें क्या था, 96 में क्या था कि वो एग्जिस्टिंग फैक्ट पे अप्लाई कर रहा था लेकिन मोर देन वन। इसमें क्या है कि वो कंप्लीटली किसी पर अप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन पार्टली एक एग्जिस्टिंग फैक्ट पे अप्लाई कर रहा है और पार्टली दूसरे एग्जिस्टिंग फैक्ट पे अप्लाई कर रहा है। इसके इलस्ट्रेशन से आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि 96 और 97 में डिफरेंस क्या है। जी, मान लीजिए ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए अपना प्लॉट देता है बी को और क्या कहता है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, आई एम गिविंग द प्लॉट सिचुएटेड एट बहादुरगढ़ इन पोसेशन ऑफ वाई। ये बात क्लियरली टर्म्स में कह दी। अब वही फंडा अप्लाई करते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके लिए पास लेके आया, क्या आपको कोई टर्म्स में दिक्कत नजर आ रही है? कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सॉरी फॉर द वर्क, ये जो आपका ये है, ये जो आपका एग्रीमेंट है, ये पार्टली इस पर अप्लाई कर रहा है और पार्टली इस पर अप्लाई कर रहा है, दोनों पर इकट्ठे अप्लाई नहीं कर रहा है।
उसका क्या मतलब वो मैं समझाता हूं। ए का बहादुरगढ़ में प्लॉट तो है, लेकिन वो वाई के पोसेशन में नहीं है, वो किसी जेड के पोसेशन में है। दूसरी बात, दूसरा फैक्ट ये था, ए का एक प्लॉट वाई के पोसेशन में है, लेकिन वो बहादुरगढ़ में नहीं है, वो रोहतक में है। मतलब अपनी तरफ से दोनों बातें आधी आधी ठीक है, लेकिन पार्टली ठीक है, पूरी ठीक नहीं है। पूरी कब ठीक होती? बहादुरगढ़ में प्लॉट होता और वो वाई के पोसेशन में होता, तो ये पूरी ठीक हो जाती। मतलब जो टर्म्स हैं वो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे एग्जैक्टली फुली अप्लाई करते, लेकिन अभी क्या कर रहा है? पार्टली अप्लाई कर रहा है। मैं दोबारा से बताता हूं पार्टली अप्लाई कैसे कर रहा है। दिस इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग, तो आपको ये बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। मैं भी जितनी कोशिश कर सकता हूं इस फंडे को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी तरफ से कर रहा हूं, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत स्लो जाऊंगा, बार बार रिपीट करूंगा, शायद आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा से बताता हूं। ए और बी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या तय हुआ कि ए बी को एक प्लॉट देगा जो कि बहादुरगढ़ में है और वाई के पोसेशन में है। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट देयर इज नो डिफेक्ट। लेकिन अब डिफेक्ट क्या आता है? डिफेक्ट आते हैं दो। ए का बहादुरगढ़ में प्लॉट तो है, लेकिन वो जेड की पोसेशन में है, वाई की में नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट डिफेक्ट। क्लियर नहीं हो रही चीज। दूसरा डिफेक्ट क्या आता है? वाई को लेके आता है, वाई के पोसेशन को। ए का एक प्लॉट वाई के पोसेशन में तो है, लेकिन वो रोहतक में सिचुएटेड है, रोहतक में लोकेटेड है। तो ये जो टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की, ये कंप्लीटली अप्लाई नहीं कर रही है फैक्ट्स पे। कर रही है तो क्या कर रही है? पार्टली अप्लाई कर रही है। कंप्लीटली अप्लाई कब मानते? कंप्लीटली अप्लाई जब मानते जो प्लॉट के बारे में जिक्र है वो बहादुरगढ़ में होता और वो वाई के पोसेशन में होता। अब क्या हो रहा है? प्लॉट बहादुरगढ़ में तो है, लेकिन वो जेड के पोसेशन में है। एक प्लॉट वाई के पोसेशन में तो है, लेकिन वो रोहतक में है। तो देर इज अनसर्टेनिटी, देर इज एम्बिगुइटी। ठीक है, अब इस अनसर्टेनिटी, इस एम्बिगुइटी को दूर करने के लिए क्या ओरल एविडेंस अलाउ हो सकते हैं? तो सेक्शन 97 कहता है कि हाँ, ओरल एविडेंस अलाउ हो सकते हैं, इसमें कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए ओरल एविडेंस अलाउ किए जा सकते हैं। दिस इज सेक्शन 97। अब हम चलते हैं सेक्शन 98 पर। सेक्शन 98 इन सब में सबसे आसान है। सेक्शन 98 सिर्फ एक बात कहता है कि मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई एलिजिबल टर्म है, मतलब जिसको आप समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं पा रहे हैं, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा वर्ड है जो कि फॉरेन वर्ड है, मतलब लैटिन है या कुछ और है, मतलब जिसका मतलब क्लियरली एक आम आदमी नहीं समझ सकता, या फिर कोई ऑब्सोलीट वर्ड है जो कि मतलब आउट ऑफ डेटेड, जो कि आजकल यूज नहीं हो रहा है, या फिर कोई टेक्निकल है, या कोई किसी लोकल एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, मतलब जिसको एक आम आदमी नहीं समझ सकता, उसके कारण एम्बिगुइटी आ रही है। एम्बिगुइटी आ रही है, डिफेक्ट आ रहा है, मतलब हम समझ नहीं पा रहे कि क्या इंटेंशन थी पार्टीज की, क्या कहना चाहते थे। उस शब्द को क्लियर करने के लिए कि उसका मतलब क्या है, आप कोई भी ओरल एविडेंस दे सकते हैं। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। सेक्शन 98 का क्या इलस्ट्रेशन दिया गया, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेक्शन 98 का इलस्ट्रेशन ये है, आप पढ़ लीजिए एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे साथ एक बार आप सेक्शन 98 का इलस्ट्रेशन कीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 98 का इलस्ट्रेशन कहता है, अ स्कल्पचर एग्रीज टू सेल टू बी ऑल माई मॉड्स। अब उसने शब्द का उपयोग किया, ऑल माई मॉड्स। ए हैज बोथ मॉडल्स एंड मॉडलिंग टूल्स, एविडेंस में बी गिवन टू शो विच ही मेंट टू सेल।
ए बी को कहता है कि मैं अपने सारे मॉड्स आपको दे दूंगा, ऑल माई मॉड्स। अब मॉड्स मॉडल्स भी हो सकते हैं, जो ए इज बेसिकली स्कल्पचर, ठीक है, स्कल्पचिंग करता है, वो मूर्तियां बनाता है। तो उसने सिर्फ लिखा कि आई एम गिविंग ऑल माई मॉड्स। अब मॉड्स का मतलब मॉडल्स भी हो सकता है, और मॉड्स का मतलब मॉडलिंग टूल्स भी हो सकता है। तो अब एम्बिग्विटी आ गई ना, एम्बिग्विटी आ गई, डिफेक्ट आ गया। एम्बिग्विटी का मतलब डिफेक्ट। तो इस एम्बिग्विटी, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं कि भाई आप मॉडल्स की बात कर रहे थे या मॉडलिंग टूल्स की बात कर रहे थे। बिकॉज आम आदमी को स्कल्पचिंग की भाषा नहीं समझ में आएगी। ये वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर रिलेटिंग टू जो मूर्ति बनाते हैं, स्कल्पटिंग करते हैं, तो आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर एम्बिग्विटी है आम आदमी के लिए। तो क्या आपका मतलब था, मतलब एग्जैक्टली आप कहना क्या चाहते थे, उसके लिए ओरल एविडेंस अलाउ किए जा सकते हैं। इस तरीके से अपनी लेटेंट और पेटेंट एम्बिग्विटी का कॉन्सेप्ट क्लियर खत्म हो चुका है। एक बार मैं दोबारा से ब्रीफ में आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि लास्ट में चीज कंक्लूड हो जाए। देखिए, हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे डिफेक्ट का। डिफेक्ट का मतलब है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अनसर्टेन है, क्या कहना चाह रहा है डॉक्यूमेंट वो अनसर्टेन है, ठीक है। तो इसका मतलब है डिफेक्ट, कि डॉक्यूमेंट क्या कहना चाह रहा है उसमें अनसर्टेनिटी है। तो इसके लिए हमने इसको 3 पार्ट्स में बांटा। सबसे पहले हमने किया पेटेंट डिफेक्ट, उसके बाद हमने किया नो डिफेक्ट, और उसके बाद हमने किया लेटेंट डिफेक्ट। पेटेंट डिफेक्ट हमने कवर किया सेक्शन 93 में। पेटेंट डिफेक्ट का मतलब यह कि जो कि डॉक्यूमेंट पढ़ के ही आपको क्लियर हो जाए कि एम्बिग्विटी है, इसमें चीजें क्लियर नहीं है। एम्बिग्विटी का जो मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए अमाउंट लिख दिया कि या तो 10 लाख रुपए इस ट्रांजेक्शन का अमाउंट, या 15 लाख रुपए। अब एम्बिग्विटी आ गई ना, क्लियर नहीं है ना चीजें कि आप 10 में सौदा हुआ था या 15 में हुआ था, और ये आपको डॉक्यूमेंट पढ़ते ही समझ में आ गया, तो दिस इज पेटेंट। दूसरा, मान लीजिए टर्म्स हैं खाली छोड़ी हुई है, मतलब बीच में गैप है, ये टर्म खाली छोड़ दी, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, तो यहां पर भी एम्बिग्विटी आ गई, क्लियर नहीं है चीजें, डिफेक्ट है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें कह रहा है कि मैं जो सब्जेक्ट मैटर है या तो वो रोहतक वाला प्लॉट है या बहादुर साबला वाला प्लॉट है। तो अब इसमें भी एम्बिग्विटी है, अनसर्टेनिटी है ना कि भाई तुम रोहतक वाला प्लॉट देना चाह रहे थे या तुम साबला वाला देना चाह रहे थे। देयर इज एन एम्बिग्विटी इन दिस। तो एम्बिग्विटी का मतलब डिफेक्ट। तो 93 में ये कह रहा है कि अगर पेटेंट डिफेक्ट है, जो डिफेक्ट हमने देखे कि ऑन द फेस ऑफ इट ही विजिबल है, उस केस में आप ओरल एग्रीमेंट, सॉरी ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। इट इज एज सिंपल एज दैट। उस केस में आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। फिर दूसरी कैटेगरी आई हमारे पास नो डिफेक्ट की, जिसमें कोई डिफेक्ट है ही नहीं, देयर इज नो डिफेक्ट एट ऑल, और जो टर्म्स लिखी हैं वो एक्यूरेटली अप्लाई हो रही हैं एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पर, एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे एक्यूरेटली अप्लाई हो रही हैं। तो अगर कोई ये प्रूव करना चाहे कि टर्म से अलग कुछ इंटेंशन थी, तो ये ओरल एविडेंस अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। टर्म्स में आपको पढ़ के कोई दिक्कत नहीं, कोई अनसर्टेनिटी नहीं, उसके बाद वो एग्जैक्टली अप्लाई भी हो रही है, उसके बाद वो एग्जैक्टली अप्लाई भी हो रही है, तो अनसर्टेनिटी नहीं है ना, एम्बिग्विटी नहीं है। तो जब अनसर्टेनिटी नहीं है, एम्बिग्विटी नहीं है, मतलब डिफेक्ट नहीं है। तो डिफेक्ट नहीं है तो भैया ओरल एविडेंस किस बात के? ओरल एविडेंस तो हम तब अलाउ कर सकते थे ना जब मतलब कोई डिफेक्ट होता, डिफेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं, नहीं तो जो लिखित हो गया वो लिखित हो गया, ओरल एविडेंस किस बात के? और इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ए बी को एग्रीमेंट करता है कि जो मेरा बहादुरगढ़ वाला प्लॉट है 100 गज का, वो मैं आपको दे रहा हूं। अब टर्म्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आई, और ये बहादुरगढ़ में ए का 100 गज का प्लॉट भी है, ये एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे भी अप्लाई हो रहा है, तो अनसर्टेनिटी तो कुछ नहीं है ना, सब क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो इसमें किसी भी तरीके का ओरल एविडेंस नहीं अलाउ होगा ये प्रूव करने के लिए कि नहीं साहब मैं तो बहादुरगढ़ का नहीं कुछ और देना चाहता था। नहीं नहीं नहीं, आपने लिखा भी है, लिखित में भी किया है, और आपका है भी, इसका मतलब आप वही देना चाहते थे, अब आप मुकर रहे हैं, अब आप कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ओरल एविडेंस अलाउ नहीं करेगा, कोर्ट आपको अलाउ नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका नो डिफेक्ट का मामला। अब लेटेंट डिफेक्ट के मामले में हमने देखा 95, 96, 97 और 98।
95 ये कहता है कि ऑन द फेस ऑफ इट कोई दिक्कत नहीं है, ऑन द फेस ऑफ इट कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट था, लेकिन वो एग्जिस्टिंग फैक्ट पे अप्लाई नहीं कर रहा है, वो एग्जिस्टिंग फैक्ट पे अप्लाई नहीं कर रहे, जो टर्म्स हैं वो एग्जिस्टिंग फैक्ट पे अप्लाई नहीं कर रहे। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बोला था कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया ए और बी का कि मैं सापला वाला प्लॉट आपको दे रहा हूं और सापला में ए का कोई प्लॉट ही नहीं है, ए का प्लॉट रोहतक में है, तो एग्जिस्टिंग फैक्ट पे अप्लाई नहीं हो रहा ना, तो अनसर्टेनिटी आ गई कि भाई तू कौन सा प्लॉट देना चाह रहा, सापला में तो तेरा कोई प्लॉट ही नहीं है, तेरा प्लॉट रोहतक में है। तो इस बात के ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं कि जो प्लॉट ए देना चाहता था वो रोहतक वाला ही देना चाहता था, तो इसमें कोई किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं है। अब 96 पे आते हैं। 96 में क्या है कि अगेन ऑन द फेस ऑफ इट देयर इज नो डिफेक्ट, क्लियर कट है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, लेकिन ये मोर देन वन पर्सन या थिंग पर अप्लाई हो रहा है। जैसे मैंने दो घोड़े का एग्जांपल दिया कि मैं अपना सफेद घोड़ा आपको दूंगा, अब उसके बाद दो घोड़े हैं, कौन सा देगा, एम्बिग्यूटी आ गई ना, अनसर्टेनिटी आ गई, तो कौन सा देगा इस बात को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस अलाउड होंगे। अब आते हैं 97 पे। 97 ये कहता है अगेन नो डिफेक्ट ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन देयर इज नो डिफेक्ट ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन वो पार्टली एक फैक्ट पे अप्लाई कर रहा है और पार्टली दूसरे पे अप्लाई कर रहा है, पूरा कंप्लीटली वो किसी एक फैक्ट पे अप्लाई नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्लियरिटी लाने के लिए, अनसर्टेनिटी को रिमूव करने के लिए ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। ऐसे ही 98 इज बेसिकली रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी, या फिर आप ये मान लीजिए कोई फॉरेन वर्ड है या कोई टेक्निकल वर्ड है, लीगल नहीं था इसमें थे फॉरेन, एक सेकेंड मैं बताता हूं यार, इवन आई फॉरगॉट, सॉरी ऑब्सोलीट वाज द वर्ड। ऑब्सोलीट का मतलब है कि विच इज नॉट इन यूज एट प्रेजेंट, तो कोई फॉरेन वर्ड है, कोई ऑब्सोलीट वर्ड है, कोई टेक्निकल वर्ड है, ठीक है, कोई लोकल कस्टम से संबंधित है, तो वो क्लियर नहीं है, एम्बिग्विटी अनसर्टेनिटी है। तो मैंने आपको स्कल्पचर का एग्जांपल दिया था, तो वहां से उस अनसर्टेनिटी को रिमूव करने के लिए ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, ये बताने के लिए भाई इसका असली मतलब क्या था, ठीक है। तो इस तरीके से अपने डिफेक्ट सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ एक सेक्शन 100 रहता है, मैं आपको मतलब यहीं पे बता देता हूं सेक्शन 100 का क्या मतलब है। सेक्शन 100 सिर्फ ये कह रहा है कि जो चैप्टर 6 हमने किया है, जिसमें ये कहा गया कि ओरल एविडेंस अलाउड नहीं होंगे, हालांकि उसके एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, वो चैप्टर 6 इंडियन सक्सेशन एक्ट के विल से रिलेटेड जो भी वो होगा प्रोविजन, उस पर अप्लाई नहीं करेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, चैप्टर 6 सेक्शन 100 ये कहता है कि चैप्टर 6 के जितने भी प्रोविजंस हैं वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में विल से संबंधित, वसीयत से संबंधित जो भी प्रोविजंस है उस पर चैप्टर 6 अप्लाई नहीं करेगा। मतलब चैप्टर 6 क्या कहता है कि ओरल एविडेंस नहीं दिए जा सकते, दिए जा सकते हैं तो एक्सेप्शंस में दिए जा सकते हैं। जितना भी हमने लॉ पढ़ा है, प्रोविजंस पढ़े हैं चैप्टर 6 में, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के विल्स के प्रोविजन पर अप्लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब विल्स में जब भी रिक्वायरमेंट होगी वो तो इंडियन सक्सेशन एक्ट से ज्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन ओरल एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। चैप्टर 6 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अप्लाई नहीं करेंगी। एंड विद दिस वी एंड आवर एपिसोड 2 एंड वी आर डन विद द टॉपिक लेटेंट एंड पेटेंट डिफेक्ट्स। और इसके बाद अपना जो टॉपिक रहता है वो है, मतलब रहते तो बहुत सारे हैं, अगला टॉपिक हम करेंगे सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। थैंक यू।